राधे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एसएसटी के कुछ और क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं जो कि परीक्षा उपयोगी हैं। कहता है किन्हीं दो प्रावधानों के बारे में जिक्र करें जो कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। कौन कौन से प्रावधान है वो? पहला, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और उनका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, यानी जो भारत में जो रह रहा व्यक्ति है वो किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को स्वीकार किया गया है, वैसे भारत में किसी धर्म को राजकीय धर्म स्वीकार नहीं किया गया है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला देखते हैं कि महिलाओं के कल्याण के लिए संसद के द्वारा बनाए गए कानून कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से कानून बनाए हैं संसद ने महिलाओं के कल्याण के लिए? पहला, 1954 का विशेष विवाह अधिनियम। इस विवाह अधिनियम में क्या है कि जो भारत में किसी भी अन्य जाति के जो धर्म के जो लोग हैं वो आपस में विवाह कर सकते हैं, जैसे सिख हो गया और बाकी जो अन्य धर्म के लोग हो गए, ईसाई हो गए, है ना, मुस्लिम हो गए, या कोई और जो धर्म पंजाबी है उसके लोग हो गए, वो जब आपस में विवाह करेंगे तो उनको को अपना धर्म परिवर्तन करने की मतलब कोई समस्या इसके अंदर नहीं है। अगर वो किसी और धर्म के व्यक्ति के साथ विवाह करना चाहते हैं तो वो अपना धर्म नहीं बदलेंगे। इसके तहत जो है 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और 21 वर्ष का लड़का। 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम, इस अधिनियम के तहत जो है हिंदू आपस में विवाह कर सकते हैं। ठीक है, परंतु इसके अंदर क्या है कि अगर किसी आदमी का की स्त्री अगर जिंदा है तो वो बिना उसके मरे दूसरा विवाह नहीं कर सकता या बिना उसको तलाक दिए। ठीक है, 1956 का हिंदू दत्तक अधिकार और भरण पोषण भत्ता अधिनियम, इस अधिनियम के तहत में कि अगर माँ बाप चाहें तो किसी भी और अलग बच्चे को वह गोद ले सकते हैं अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, अगर उनको वंश आगे बढ़ाना है तो। परंतु इसके लिए उस बच्चे की जो उम्र है वो 15 साल से कम होनी चाहिए और इसमें माता पिता दोनों की सहमति होनी चाहिए। 1961 का दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में महिला के कल्याण के लिए दहेज को निषेध कर दिया गया था। इसके खिलाफ एक कानून बनाया गया था जिसमें दहेज लेना और देना या उपहार के रूप में कोई भी चीज देना, ये एक क्या था, एक निषेध के तौर पे संसद के द्वारा बनाया गया कानून था कि कोई भी दहेज न लेगा और न देगा। 1971 का कृत्रिम गर्भपात निवारक अधिनियम, ये अधिनियम जो है ये महिला के कल्याण के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत में अगर कोई महिला चाहे तो वह अपनी मर्जी से अपना बच्चे का गर्भपात करवा सकती है, परंतु उसमें महिला की सहमति जरूरी है और डॉक्टर को कम से कम 2 डॉक्टर को ये देखना होगा कि महिला किस स्थिति में गर्भपात करवा रही है, क्या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अभी परिपक्व नहीं है इसलिए वो करवा रही है या क्या कारण है, या महिला की जान को कोई दिक्कत है, क्योंकि गर्भपात करवाना
एक अपराध है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब महिला को कोई समस्या हो, वो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार ना हो, तो वह गर्भपात करवा सकती है। 1976 का समान वेतन और भत्ता अधिनियम, 1976 में ये अधिनियम बनाया गया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। काम के घंटे निश्चित होंगे और वेतन भी निश्चित होगा। 1978 में बाल विवाह निषेध संशोधन अधिनियम की 1978 में ये अधिनियम संशोधन के रूप में पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत कम से कम 18 वर्ष की आयु लड़की की और 21 वर्ष की आयु लड़के की होनी चाहिए विवाह के लिए। 1985 में फौजदारी कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत जो नशीले पदार्थ हैं, ठीक है, उनका उपयोग और उनका भरण, ये दोनों ही अपराध था। इसके साथ साथ 1984 में दहेज निषेध अधिनियम फिर पारित किया गया। इसमें संशोधन किया गया 1961 के अधिनियम में, और इसके अंदर अब जो है जो जुर्माने की जो राशि थी उसको भी बढ़ाया गया, और साथ साथ ये भी किया गया कि वो जो दहेज के रूप में कोई चीज शादी से पहले या शादी के बाद में ली दी जा रही है, वो क्यों ली दी जा रही है, और अगर कोई व्यक्ति गिफ्ट भी दे रहा है, तोहफा भी दे रहा है, तो उसका नाम और उसका उद्देश्य, उसका संबंध वर पक्ष और कन्या पक्ष से क्या है, उस पर उसको भी इसमें रखा गया, और जुर्माने की राशि बढ़ाई गई और सजा भी इसके अंदर बढ़ाई गई। 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम के तहत में कि ये देखा गया कि अब पहले तो बेटों को ही अधिकार प्राप्त था माँ बाप के संपत्ति को पाने का, पर इस अधिनियम के तहत में लड़कियों को भी अधिकार दे दिया गया कि वह माँ बाप के संपत्ति पे उनका भी अधिकार होगा। 2006 में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम, कि अगर किसी भी स्त्री जो है उसके खिलाफ घर पर भी शादी के बाद घरेलू हिंसा नहीं की जा सकती, उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। 2013 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, इस अधिनियम के तहत में जहां महिला कार्य कर रही है अपने भरण पोषण के लिए, वहां पर उसका किसी प्रकार से शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं किया जा सकता। 2012 में पोक्सो अधिनियम, 2012 में पोक्सो अधिनियम लागू किया गया था महिलाओं के कल्याण के लिए, जिसमें वह महिलाएं, वे बेटियां, वह लड़कियां जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है, उनके साथ अगर कोई शारीरिक रूप से कोई शोषण करता है तो उसके खिलाफ ये पोक्सो एक्ट लगाया जाता था, इससे कि जो छोटी बच्चियां हैं उनको भी न्याय मिल सके। 2013 में निर्भया फंड, इस फंड के आधार पे जो यौन शोषण से ग्रसित जो महिलाएं हैं उनको एक आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए इसमें प्रयास किया गया। 2019 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2019 में महिला विवाह जो है अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इसके तहत में जो 3 तलाक था, जो कि जो मुसलमान थे उनमें एक तरीके से प्रचलन में था, उसका विरोध किया गया, उसको खत्म किया गया। 2022-23 में मिशन शक्ति अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत में जो महिलाओं को संपन्न कराया गया और उनको जो है एक 108 डायल इमरजेंसी की जो सेवा है उसकी शुरुआत की गई, जिसके तहत उनके साथ अगर कोई भी अन्याय होता है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सके
उनको जो है ऐसा करा गया कि उनकी जो वो अपने आप में सक्षम हो सके। और 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस अधिनियम के तहत में जो लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं की जो सीटें थी वो 33% उनको आरक्षित की गई, ताकि वह जो है लोकसभा और राज्यसभा में अपनी भूमिका निभा सके और महिलाओं के हित के लिए कार्य कर सके। एक प्रश्न और हम देखते हैं, हमारे देश में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली अस्तित्व में है? बहुदलीय प्रणाली की क्या क्या हानियां हैं? तो हमारे देश में इस समय बहुदलीय प्रणाली अस्तित्व में है। यहाँ बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल पाए जाते हैं, जिनकी हानियां इस प्रकार है। पहला, सरकार बनने में कठिनाई। बहुदलीय प्रणाली में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब विधानमंडल में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। फिर मंत्रिमंडल बनाने के लिए विभिन्न दलों की कई प्रकार से लालच दिए जाते हैं और सौदेबाजी होती है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी कठिनाई है जो कि बहुदलीय प्रणाली में कई बार देखने में सामने आती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जो वर्तमान समय में जो बीजेपी की सरकार है उसको अपना विधानमंडल में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है। 270 सीटें चाहिए थी उसे, पर 240 ही प्राप्त हुई हैं उसको। ऐसी स्थिति में जो पार्टी बीजेपी है उसको अपना समर्थन साबित करने के लिए जो टीडीपी के 16 सांसद ने उसको अपना समर्थन दिया, जो कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार है कि पार्टी की लोग सांसद थे। जेडीयू नीतीश कुमार के जो 12 सांसद वो भी बीजेपी के समर्थन में आए। शिवसेना के 7 सांसद और लोकसभा लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान की है उसमें चिराग पासवान के 5 सांसद और जनता दल सेकुलर जिसके 2 सांसद ने बीजेपी को समर्थन दिया और बीजेपी एनडीए के साथ समर्थन में मिलकर के इस समय सरकार चला रही है। तो ऐसी स्थिति में जहां बहुदलीय प्रणाली होती है वहां पर अगर किसी भी सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो उसे अन्य मंत्रिमंडल बनाने के लिए अन्य प्रकार के जो और सहयोगी दल होते हैं उनसे जो है समर्थन सपोर्ट लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो निर्बल और स्थायी सरकार का एक प्रारूप तैयार होता है। अगर कोई भी सरकार हो और वह एक स्पष्ट बहुमत के साथ आई हो और वह कार्य करने की इच्छुक है देश हित में, तो वह जो है अच्छे फैसले देश के हित में ले सकती है। परंतु वहीं अगर वो किसी के समर्थन में है तो ऐसी स्थिति में वो एक निर्बल सरकार के रूप में कहीं ना कहीं सामने दिखाई पड़ती है। तो जब कई राजनीतिक दल मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं तो यह एक किसी भी समय पर टूट सकता है, क्योंकि दलों के नेताओं के आपस में विचार कई बार ऐसा होता है नहीं मिलते, जो कि एक बहुत बड़ी हानि भी है। दीर्घकालीन योजनाएं असंभव होती है। ऐसी स्थिति में बहुदलीय प्रणाली में सरकार अस्थायी होने के कारण लंबी योजनाएं नहीं जाती, क्योंकि सरकार का पता ही नहीं होता कि वो कितने दिन चलेगी। जो उसके सहयोगी दल होते हैं अगर वे अपना समर्थन ले लें तो ऐसी स्थिति में फिर सरकार नहीं चल पाती और वह विधानमंडल में अपना बहुमत खो देती है। तो या तो फिर वो साबित करे और या तो फिर देश में दोबारा चुनाव हो। नैतिकता में गिरावट,
ये समाज की नैतिकता में भी गिरावट लाते हैं। प्रत्येक दल अपनी प्रशंसा करता है और दूसरे दलों पर कीचड़ उछालता है। ठीक है, ये आमतौर पर आपने चुनाव के दौरान देखा होगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान जब विभिन्न राजनीतिक दल अपना अपना प्रचार प्रसार करते हैं तो वह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं और दूसरों को जो है नीचा दिखाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नैतिकता में गिरावट भी आ जाती है, जो कि हमें बहुदलीय प्रणाली में देखने को मिलती है। राष्ट्र हितों की अवहेलना। बहुदलीय प्रणाली से राष्ट्र हितों की हानि पहुंचती है, क्योंकि राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा दलीय हित को अधिक महत्व देते हैं। वह अपने हितों को, अपने दल के हितों को अधिक महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुदलीय जो प्रणाली है वह अच्छी नहीं है। एक प्रश्न और हम देख लेते हैं। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना है। इस कथन को स्पष्ट करना है कि जो राजनीति है उसमें कानून बना करके उसको सुधारा जा सकता है, ऐसा बड़ा लुभावना सा लगता है। तो हमें इसे स्पष्ट करना है। पहला, विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है, जिससे वह दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे कुछ जो पार्टियां सत्ता में है और कुछ जो सत्ता से बाहर है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टियां सत्ता से बाहर हैं वह सत्ता में आने के लिए दल बदल करती हैं, अर्थात सत्ता में जो पार्टी है उसको समर्थन देती हैं। तो ऐसी स्थिति में एक कानून बनाया गया चुनाव आयोग के द्वारा कि संविधान में संशोधन भी किया गया इसके अंदर कि कोई भी व्यक्ति अब दल बदल नहीं कर सकता जो उम्मीदवार चुनाव में जीता हुआ है। चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार के लिए अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी जो चुनाव व्यक्ति लड़ रहा है, जो उम्मीदवार है, उसके पास कुल कितनी संपत्ति है और उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा, इसका वह एक शपथ पत्र के माध्यम से उसको देना ही पड़ेगा। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए नियमित संगठनिक चुनाव करना अनिवार्य कर दिया है। इससे पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित होता है और इसके साथ साथ उनके लिए एक आयकर रिटर्न भरना भी जरूरी कर दिया है। महिलाओं तथा समाज के कमजोर तबके के लोगों को न्यूनतम अनुपात में सीटों को आरक्षित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि महिलाएं भी अब अपनी भूमिका सरकार में निभा सके। चुनाव खर्च के लिए सरकार को कोष बनाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह दलों को चुनावी खर्चे के लिए धन उपलब्ध कराए। ठीक है, और चुनाव में जितना पैसा खर्चा हो रहा है उसका ब्यौरा जो है चुनाव आयोग लेता है। तो इस प्रकार से ये सारे कानून बना करके कोशिश की गई है कि राजनीति को सुधारा जा सके।